आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके इस्तेमाल क्या है और इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है और इसके साथ साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। ये इंग्लिश ग्रामर अकेडमी का अपना ही ब्लॉग है, इसी नाम के साथ इंग्लिश ग्रामर अकेडमी। आप यहाँ पर जाकर हमें सर्च कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारा यूट्यूब लिंक और फेसबुक लिंक जो है ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमें आप फेसबुक पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या जहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर ग्रामर के छोटे मोटे जो रूल्स होते हैं, चंक्स होते हैं, छोटे मोटे अल्फाज का इस्तेमाल वो हम अपलोड करते रहते हैं। अगर आप फेसबुक यूज़र भी हैं यूट्यूब के साथ साथ तो हमें फेसबुक के ऊपर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आल्सो नोन एज सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और एन इवेंट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो कि आने वाले वक्त के अंदर होगा। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का टेंस डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट ज़मानों के अंदर, डिफरेंट टेंसेस के अंदर होने वाले अमल यानी कि वर्ब्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये हमें ये बताएगा कि जो काम फ्यूचर के अंदर होते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल यानी कि मुस्तकबिल सिंपल के अंदर जो होते हैं उनको हम किस तरह टैकल करेंगे। It is used to express a single event or action that will occur at a specific point in future. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक ऐसे अकेले काम के बारे में डिस्कस करता है जो कि फ्यूचर के अंदर एक मुकर्रर वक्त के ऊपर होता है। इन इंग्लिश ग्रामर द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आपको इस जुमले की समझ नहीं आई तो मैंने इसको कि फ्यूचर टेंस के अंदर जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, विल और शैल। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होंगी, विल और शैल। शैल को हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे, जबकि विल को हम बाकी अपने तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे, यू, दे, ही, शी, इट के साथ हम क्या करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का हमने कहा कि इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन सी, विल और शैल। शैल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ करेंगे, विल का इस्तेमाल हम बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। और इसके अंदर हम वर्ब कौन से लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने ये बात डिस्कस की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का इजाफा होता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमारा लेसन ज़रूर सुने। और नीचे ये यहाँ पर इसका लिंक भी दिया हुआ है, आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे ब्लॉग के ऊपर आकर तो ये आपको उस लेसन की तरफ ले जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। उसके बाद हमारा आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हमने सवालिया जुमला बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में लगा देते हैं, तो वो हमारा सवालिया जुमला बन जाता है। तो सबसे पहले सवालिया जुमले में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और सबसे आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि ऐसा जुमला जिसके अंदर हमने नफी और सवाल दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखा है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे जो कि हमारा इंट्रोगेटिव का रूल है, और उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है ये नेगेटिव के स्ट्रक्चर से बना है, और जो इंट्रोगेटिव है वो सिंपल के स्ट्रक्चर से बना है। यानी कि सिंपल में से हम हेल्पिंग वर्ब उठाकर शुरू में लगा दें तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम हेल्पिंग वर्ब उठाकर शुरू में लगा दें तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा।
यहाँ तक आपको दो चीज़ों की समझ आ गई कि इसका वर्ब कौन सी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, और नंबर 3 पे इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम इसकी देख लेते हैं एग्जांपल्स। आई विल गो टू द स्टोर, मैं मार्केट जाऊंगा या स्टोर जाऊंगा। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी अगर आप बात कर लें कि मैं अगर आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा इरादा है कि मैं इसके बाद क्या करूंगा, स्टोर जाऊंगा, मार्केट जाऊंगा, बाजार जाऊंगा। सो आई विल गो टू द स्टोर। ही विल नॉट वर्क एट द ऑफिस। अब यहां पर देखिए ये नेगेटिव जुमला है, ही विल नॉट। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद नॉट लगाएंगे, और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके जहन में यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आई के साथ विल लगा हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया कि आई के साथ शैल का इस्तेमाल होगा, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होगा। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंदर शैल का इस्तेमाल खत्म होता जा रहा है, अमूमी तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंदर विल ही को ही तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर रूल्स हैं उनके अंदर विल आई के साथ शैल ही का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप आई और विल के साथ विल का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी ये ठीक होगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखा कि आपको शैल का इस्तेमाल भी बता रहा हूँ कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर ये किस तरह बताया इस्तेमाल किया जाता था, और मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस जो है इनका इस्तेमाल क्या होता है। पहला इस्तेमाल जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैन आल्सो बी फॉर्म्ड यूजिंग द फ्रेज बी गोइंग टू फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, लेकिन इसमें एक फर्क है कि हम बी गोइंग टू, बी से यहां पर मुराद इज एम आर होता है। ठीक है, इज एम आर जो होता है ये बी कहा जाता है, क्योंकि इनकी बेस फॉर्म जो है वो बी है। जब हम बी गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप इरादा रखते हैं। जैसे ये आगे नीचे एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स, कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जा रहा हूं, आप इरादा रखते हैं। अगर मैं इस जुमले के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ दो लफ्ज और ऐड करूं, आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एट वीकेंड, कि मैं ये जो आने वाला वीकेंड है इस पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जा रहा हूं, तो इसका मतलब आप इरादा रखते हैं। अगर आप यहां पर आई के बाद विल लगाते हैं या शैल लगाते हैं, आई विल बी गोइंग टू विजिट माई पेरेंट्स, या आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एट वीकेंड, आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एट वीकेंड, तो इसका मतलब ये है कि आप पुख्ता इरादा रखते हैं, आपने जाना ही जाना है वीकेंड के ऊपर उनको मिलने। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं ना कि आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो इसका मतलब है कि आप इरादा रखते हैं। अगर आपको कोई और मजबूरी बन जाती है, कोई और काम आपको वीकेंड पर आपके सामने आ जाता है, तो फिर आप नहीं जाएंगे। ये जो बी गोइंग टू का इस्तेमाल है इसको मद्देनजर जरूर रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, शी इज गोइंग टू स्टडी फॉर एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम्स के लिए की तैयारी करने बैठने लगी है या करने जा रही है। तो इसका भी वही है कि हो सकता है कि उसे घर में कोई और काम पड़ जाता है, तो वो उसकी तरफ लग जाएगी, एग्जाम की तैयारी बाद में करेगी। लेकिन अगर कहा जाता है कि आई विल स्टार्ट स्टडी फॉर माई एग्जाम्स एट 11 o'clock, तो इसका मतलब है कि मैं 11 बजे अपने एग्जाम्स की तैयारी करूंगा ही करूंगा। लेकिन जब हमने बी गोइंग टू का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब कि हम इरादा रखते हैं, ये इरादा चेंज हो सकता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो दूसरा इस्तेमाल है वो ये है कि टेंस इज ऑफन यूज्ड विद द टाइम एक्सप्रेशन सच एज टुमारो और नेक्स्ट वीक और इन 2022। अगर आप जुमले के अंदर टुमारो का लफ्ज देखें, नेक्स्ट वीक का लफ्ज देखें, या इन 2022 या इन 2024 आप कर लेते हैं, अगर आप ये जुमला देखते हैं, ये अल्फाज देखते हैं फ्यूचर के लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस है। जैसे आई विल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा। शी विल फिनिश हर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, शी विल फिनिश हर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते उसके एग्जाम्स खत्म होंगे। दे आर गोइंग टू गेट मैरिड इन 2022 और 2023।
कि वो 2022 में या 2023 में शादी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमने अपने जो फॉर्म है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, और हमारे जितने भी टेंसेज हैं, सेंटेंसेज हैं, उसके अंदर हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये बात आपने मद्देनजर रखनी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे ये नीचे हमारा लिंक दिया हुआ है, व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने इसका लेसन नहीं सुना हुआ तो सबसे पहले इसकी वीडियो देखें, और उसके बाद हमारे आप वेबसाइट या हमारे ब्लॉग के ऊपर आकर इसकी लेसन, रिटन लेसन भी देख सकते हैं। आप इसको अपनी प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल है वो ये है कि इन एडिशन टू एक्सप्रेसिंग फ्यूचर इवेंट्स, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेक प्रिडिक्शन और टू एक्सप्रेस इंटेंशन और विलिंगनेस। यानी कि आप अगर कोई आपकी इंटेंशन है, आपकी विलिंगनेस है, आप ऐसा करना चाहते हैं, या आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट, पेश गोई किसी चीज़ के बारे में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, आने वाला जो कल है उसमें बारिश होगी, आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, यहाँ पर आप अपनी इंटेंशन शो कर रहे हैं कि तुम्हारे होमवर्क में, आपके काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दिस एक्सप्रेशन द स्पीकर्स इंटेंशन टू हेल्प विद द होमवर्क, दिस इज प्रिडिक्शन। जो पहले हमने जुमला पढ़ा वो प्रिडिक्शन है, दूसरे में इंटेंशन है। और एग्जाम्पल नंबर 3 में दे विल कम टू द पार्टी, ठीक है। बिलीव, स्पीकर्स बिलीव यहाँ पे इस जुमले के अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि दे विल कम टू द पार्टी। नंबर 4 पर जो फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल है वो ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज used to describe a single future event or action. If you want to describe an ongoing action that will take place in future, ongoing यानी कि जो काम हो रहा है, ongoing, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर में यू वुड यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अगर आप किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि फ्यूचर के अंदर हो रहा होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स व्हेन ही अराइव्स, जब वो पहुंचेगा तो मैं अपने एग्जाम्स, अपने पेपरों की तैयारी कर रहा हूँ। द एक्शन ऑफ स्टडिंग विल बी ऑनगोइंग व्हेन ही अराइव्स, जब वो पहुंचता है। शी विल बी वर्किंग एट द ऑफिस व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स, जब मीटिंग शुरू होगी तो वो क्या कर रही होगी, ऑफिस के अंदर काम कर रही होगी। दिस एक्शन ऑफ वर्किंग विल बी ऑनगोइंग व्हेन द मीटिंग स्टार्ट, यानी कि जब मीटिंग शुरू होगी तो उस वक्त क्या हो रहा होगा, वो अपना ऑफिस के अंदर काम कर रही होगी। तो ये था आज का हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड लेसन के बारे में नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।